गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल अपने टॉपिक करा रहे थे प्रगलन, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। धातु शोधन में पहली विधि बताई थी आपको कार्बन अपचन विधि। इस विधि में दो पार्ट है। पहला हमने बताया कि वर्जित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसमें दो प्रक्रम बताए गए, निस्तापन और वर्धन, और दोनों में आपको डिफरेंस भी बता दिया गया। उसके बाद मैंने बताया था धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। इसमें मैंने हेडिंग लिखा था प्रगलन। परिभाषा ही बताई थी मैंने, पुनः फिर रिपीट करता हूं कि वर्जित अयस्क कोक और गालक के मिश्रण को उच्च ताप पर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होती है। इस क्रिया को प्रगलन नाम दिया गया है। अब यहाँ अलग से क्वेश्चन आ जाता है, गालक क्या होता है, धातुमल क्या होते हैं, तो इसमें तो साथ साथ नोट कर लीजिए। कल अपने परिभाषा नोट कर ली थी। अब पहले हम लिखेंगे गालक। देखिए ये था प्रगलन। कल अपने जो परिभाषा दी थी उसमें क्या था कि वर्जित अयस्क प्लस कोक प्लस गालक, ये क्या होता है, प्रगलन होता है। अब यहाँ कोक का मतलब कार्बन से, ये कार्बन तो केवल धातु ऑक्साइड को धातु में अपचन का काम करता है। तो यहाँ पर गालक क्या क्या काम है। गालक यानी कि फ्लक्स, यहाँ लिख लीजिए गालक, इसको फ्लक्स ही बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फ्लक्स। चूंकि एक नंबर का ही पॉइंट आता है, एक लाइन में जवाब पूछता है। गालक का मतलब क्या होता है, ये जो वर्जित या निस्तापित अयस्क होता है। यानी हमने कल बताया था कि जो अयस्क को हमने धातु ऑक्साइड में चेंज किया, उसमें क्या है, कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती हैं। वर्जित या निस्तापित अयस्क यानी धातु ऑक्साइड में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ या रसायन को क्या कहते हैं, गालक। फिर नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। वैसे आपको नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स हमारे पास होगी, अगर ध्यान से देंगे ये चीज़ें आपको साथ साथ याद हो जाएंगी। वर्जित अयस्क में कुछ अशुद्धियां, मैट्रिक्स अधात्री जो अगलनीय होती है वो उसमें रह जाती है। उन अशुद्धियों को दूर करना ही क्या के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, गालक। यानी कि अगलनीय अधात्री को गलनीय अशुद्धि में, गलनीय ऐसे बोलते हैं धातु, गलनीय धातुमल में परिवर्तित करना, यानी परिवर्तित करना, धातुमल में परिवर्तित करना, परिवर्तित। यानी ये जो गालक होते हैं ये अगलनीय अधात्री को गलनीय धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं। गालक
के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, दूसरा होता है क्षारीय गालक, क्षारीय गालक। अब वर्जित ऐसक में कौन सा गालक मिलाना ये निर्भर करता है उसमें उपस्थित अगलनीय अधात्री पर। अम्लीय गालक SiO2 P4O6, क्षारीय गालक CaO MgO FeO। अब क्या है, अगलनीय अधात्री की प्रकृति के आधार पर क्या गालक मिलाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि गालक के दो प्रकार है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। बोर्ड में आ जाता है कि अम्लीय गालक का उदाहरण लिखिए, क्षारीय गालक का उदाहरण लिखिए। यह कौन सा गालक मिलाया जाएगा निर्भर करता है अगलनीय अधात्री पर। यदि अगलनीय अशुद्धि अम्लीय है, क्षारीय गालक का उपयोग करते हैं। यदि अधात्री क्षारीय है तो अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं। गालक अशुद्धि से क्रिया करके धातु मल में परिवर्तित हो जाते हैं। गालक प्लस अशुद्धि यानी कि अधात्री क्या बनता है इसमें, धातु मल। जैसे FeO या लो SiO2, SiO2 क्या है, गालक है। अशुद्धि क्या है, CaO, क्या बन जाएगा CaSiO3। इसी प्रकार FeO गालक है, SiO2 अशुद्धि है, क्या बन जाएगा FeSiO3। यानी अधिकांश जो धातुमल है वो प्राय सिलिकेट होते हैं। कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, फास्फोरस सिलिकेट। ये सिलिकेट धातु की अपेक्षा हल्के होते हैं और जब भट्टी में धातु प्राप्त होती है, धातु भट्टी के नीचे के तल पर जमा होती है, भारी होती है, उसके ऊपर गालक होते हैं जो कि बाह्य या ऊपरी छिद्र के द्वारा आसानी से धातुमल को पृथक कर लेते हैं। क्योंकि गालक को, अशुद्धि को वर्जित ऐसक से अलग करना कठिन है, उसको धातुमल में परिवर्तित करके अलग करना बहुत ही आसान है। इसीलिए गालक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दो बातें याद रखेंगे। गालक ऐसे पदार्थ, ऐसे रसायन जो वर्जित ऐसक में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने में प्रयुक्त होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। गालक अशुद्धि से अधातु से क्रिया कर धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं। धातुमल प्राय सिलिकेट या फॉस्फेट होते हैं जो धातु की अपेक्षा काफी हल्के होते हैं। अब याद रखना है गालक के प्रकार। अब गालक धातुमल क्या होता आ जाता है एक नंबर का, तो वर्जित ऐसक में शुद्धि और गालक की क्रिया से बने यौगिक या पदार्थ को धातुमल कहते हैं। धातुमल प्राय सिलिकेट होते हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चन याद बन जाएंगे। गालक की परिभाषा, गालक के प्रकार और धातुमल, और ये अभिक्रिया कि आ जाता है कि गालक और
अशुद्धि से क्या बनता है? धातु मल। तो ये गालक के बारे में। अब को का क्या कार्य होता है? को क्या करता है कि जो धातु ऑक्साइड है, जैसे ZnO है या FeO या CuO PbO, क्योंकि इस रूप में आ जाते हैं धातु जो ऐसे के वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इनको हम क्या करते हैं? कार्बन के द्वारा हटाते हैं। को कम कार्बन, और ये क्या बनेगा? जैसे गर्म करने Zn प्लस CO, गर्म Fe प्लस CO, Cu प्लस CO और Pb प्लस CO। यही भी हो सकता है F, क्योंकि CO C क्या है? कार्बन मोनोक्साइड में चेंज हो जाता है। ये लो कार्बन मोनोक्साइड भी, ये क्या हो जाएगा? Fe प्लस CO2। यानी कि कार्बन ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोक्साइड में, वो भी क्या अपचय का कार्य करता है। तो ये दो क्रिया आ जाती है कि प्रगलन में प्रयुक्त दो विक्रियाओं के समीकरण। तो प्रगलन का मतलब धातु ऑक्साइड का धातु में अपचन किसके द्वारा होता है? कोक या कार्बन के द्वारा। और एक नोट याद कर लीजिए, पायरो अपघटन, उताप अपघटन या उताप अपघटन कैसे? कि जब वर्जित अयस्क को किसी भी अपचायक, वर्जित अयस्क को किसी भी अपचायक यानी कार्बन अन्य अपचाय, हाइड्रोजन हो, अन्य धातु हो, किसी भी अपचाय के साथ गालक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त करते हैं। इसे उताप या पायरो अपघटन कहते हैं। तो ये एक नंबर की या 2 नंबर की परिभाषा आ जाती है, उताप या पायरो अपघटन। तो ये था पहली विधि, कार्बन अपचन विधि। इसमें 3 क्वेश्चन मेन है, निस्तापन, वर्जन, प्रगलन। 3 तो ये प्रक्रम हो गए। छोटे क्वेश्चन के रूप में गालक, गालक के प्रकार, धातुमल और पायरो अपघटन। तो ये थी नंबर 2 विद्यार्थी। अब एल्यूमिना तापी। आपको ध्यान होगा, परसों बताया था कि धातु निष्कर्षण में हमने 5 विधियों के नाम बताए थे। उसमें पहली विधि आपको पूरी करवा दी गई है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। दूसरी है एल्यूमिना तापी विधि। एल्यूमिनो तापी विधि। तो यहाँ भी 2-3 बातें याद करनी है आपको। यही बातें आती है छोटी छोटी। पहली बात तो पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के धातु ऑक्साइडों का अपचन एल्यूमिनो तापी विधि में करते हैं। तो वे धातुएं जिनमें उपस्थित ऑक्साइड या ऑक्सीजन कार्बन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, उन धातुओं का जो अपचन है उनको हम पृथक करने के लिए एल्यूमिनो तापी विधि का उपयोग करते हैं। यानी कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन के द्वारा धातु में अपचित नहीं होते हैं। ऐसी धातुओं का जो निष्कर्षण है उसके लिए प्रयुक्त विधि को क्या कहते हैं? एल्यूमिनो तापी विधि। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो उदाहरण आ जाता है कि एल्यूमिनो तापी विधि द्वारा किस प्रकार की या कौन से धातु ऑक्साइड का अपचन किया जाता है, धातु में अपचन किया जाता है। आंसर क्या लिखोगे?
क्रोमियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड। इस विधि, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इसका ना डायग्राम नहीं है, किस प्रकार ऐसे का शुद्ध करते हैं धातु को, कि जो सांद्रित ऐसक है उसको और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं इसमें के मिश्रण को ग्रेफाइट की भट्टी, यानी कि वो उच्च ताप पर पिघलती थी, उस भट्टी में लेकर उसमें Mg के फित्ते के द्वारा जिसके सिरे पर बेरियम पेरोक्साइड और Mg का चूर्ण होता है और वो उसके मध्यम होता है, उसको एयर टाइट बंद करके उस Mg को जला देते हैं। जब वो जलता जलता बेरियम पेरोक्साइड के संपर्क में आता है, एकदम उसमें अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है और जिससे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, यानी करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उसमें उत्पन्न हो। उस ताप पर क्या होता है, क्रोमियम यानी कि अयस्क धातु ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पिघल जाते हैं, जिससे धातु से ऑक्सीजन हटकर एल्यूमिनियम साथ मिल जाती है और धातु अलग हो जाती है और एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम तापी विधि, इसको थर्माइट विधि भी कह देते हैं। तो इसकी एक तो पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के धातु ऑक्साइडों का अपचयन करते हैं, तो ये परिभाषा हो जाएगी। नंबर 2 इसकी समीकरण आ जाती है कि एल्यूमिनियम तापी विधि में प्रयुक्त अभिक्रिया का समीकरण 1 नंबर का समीकरण आ जाता है। समीकरण याद कर लेंगे, Cr2O3 प्लस 2Al करीब 3000 सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न, इस पर क्या हो जाता है 2Cr प्लस Al2O3। तो इस प्रकार ये जो धातु है वो अलग हो जाती है, ये एल्यूमिनियम अलग हो जाता है। इस प्रकार क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम का निष्कर्षण कर लिया जाता है। तीसरी विधि है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। +1 में ही आपको बताया गया है। आयताकार पात्र में 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड प्रयुक्त कर उसमें अपघट्य विलयन लेकर विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पर आक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। तो ऐसी धातुएं जो अत्यधिक सक्रियशील या क्रियाशील होती है, उनके अयस्कों से धातु प्राप्त करना है, वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। अब यहाँ पहले बात ये याद रखनी है कि किस प्रकार के धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। तो याद रखिए, वे सभी धातुएं जो अत्यधिक सक्रिय क्रियाशील होती है, उनके ऑक्साइडों से या क्लोराइड से, सल्फेट से, उनके यौगिकों से उन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। कौन कौन धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डोडसोन, बेज इत्यादि। तो 2 धातु आ जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन के द्वारा किस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, ये धातु के उदाहरण हैं। उसके बाद इसमें कैसे विधि, इस विधि में धातु से LiCl और गैस का यौगिक, सोडियम का NaCl, पोटेशियम KCl, CaCl2 जो भी है, इनके सांद्रित अयस्क को गलित अवस्था में, क्योंकि इनमें अगर जल मिलाते हैं, जल में
क्रिया हो जाएगी। डायरेक्ट वायु में गर्म करते हैं तो वायु से क्रिया हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए इनके सांद्रित अयस्क को गलित अवस्था में प्रयुक्त करते हैं। आयताकार पात्र में गलित अयस्क लेकर कैथोड और एनोड प्रयुक्त कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एनोड पर अधातु जो उसमें गैस के रूप में पदार्थ प्राप्त होता है वो उत्पन्न होती है और कैथोड पर धातु प्राप्त होती है। जैसे आ जाता है NaCl से सोडियम का प्राप्त करना, तो कैसे और परीक्षा में पूछ लेते हैं, गलित N2NaCl ये सोडियम क्लोराइड गलित यानी कि ये लिक्विड अवस्था में होता है, इसको ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित करके उसके बाद में विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होती है। कैसे देख, इसमें बुक में दिया हुआ एक आयताकार पात्र लेते हैं, इसमें गलित सांद्रित अयस्क हमने क्या लिया है, NaCl, गलित NaCl। एनोड और कैथोड तो अपने इकाई थर्ड में आएगा तो इसमें डायग्राम आ जाता है सेल का। तो एनोड माइनस वाला क्या होता है, कैथोड। ये हमारा विद्युत स्रोत जो स्विच ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो NaCl का अपघटन होता है ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं, धनायन कैथोड की ओर। जैसे सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, एनोड पर क्रिया, क्योंकि जो Cl माइनस है वो एनोड की ओर गमन करते हैं ऐसे, और Na प्लस की तरफ गमन करते हैं कैथोड की तरफ। तो Cl माइनस यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। और आप जानते हैं परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, अणुरूप में ही पाया जाता है। इसलिए क्लोरीन दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्रिया करके क्लोरीन अणु में परिवर्तित हो जाता है और ये क्लोरीन गैस यहाँ गैस के रूप में गैस से बनती है और गैस के रूप में बाहर Cl2 गैस निकलती रहती है। कैथोड पर यहाँ सोडियम आयन है, क्यों ये जो इलेक्ट्रॉन Cl के द्वारा त्यागते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कैथोड पर। वहाँ Na जो प्लस आयन है वो इसकी तरफ आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ग्रहण करके
सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी Na+ क्लोरीन के द्वारा त्यागे गए, क्लोराइड के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सोडियम परमाणु लगातार इसके चारों ओर यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं और इनको क्या करते हैं, जब पूरा अपघटन हो जाता है तो इसको सोडियम को बाहर निकाल लेते हैं। और ध्यान रहे, इसको जब बाहर निकालते हैं तो या मिट्टी का तेल का पत्थर होता है, क्योंकि अगर ये वायु के संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आता है तो ये तुरंत क्रिया कर लेता है। इसीलिए तो इन सक्रिय धातुओं को हम इस क्रिया से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो सोडियम प्राप्त होता है उसे मिट्टी के तेल में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये सोडियम का निष्कर्षण है। यहाँ क्या याद रखना है, नंबर 1, ऐसी धातुएं जो अत्यंत क्रियाशील होती है उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। नंबर 2, 2 उदाहरण लिख दें, जैसे Na है, K है, Ca है, Mg है। थर्ड, इसमें प्रयुक्त उपकरण का नाम है कि चित्र, ये डायग्राम तो आ जाता है कि NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड पर होने वाली क्रिया के समीकरण, तो ये एनोड की क्रिया होगी, ये कैथोड की समीकरण होगी, दोनों समीकरण होगी। और इसमें ये पूछ लेते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और किस पर अपचयन होता है। तो चूंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। तो क्योंकि आपके JEE या IIT PMT वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड के अपघटन में किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, किस पर अपचयन होता है। तो 1 नंबर का ये डायग्राम आ जाता है और ये डायग्राम हो जाएगा, एनोड कैथोड की क्रिया हो जाएगी। तो ये था चौथी विधि, विद्युत अपघटन। 5वीं विधि है धातु विस्थापन। वैसे यह बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन धातु विस्थापन विधि भी आपके दी हुई है, क्योंकि उसमें चांदी या सोने का जो निष्कर्षण है वो धातु विस्थापन विधि में करते हैं। धातु, ये नोट बुक में नहीं इसलिए लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है धातु विस्थापन। यानी कि एक धातु को दूसरी धातु के द्वारा हटाना, जैसे प्रतिक्रिया योगात्मक क्रिया, प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन, ऐसे। तो प्रतिस्थापन किसके द्वारा, धातु का धातु के द्वारा। यानी ऐसी धातुएं जो क्रियाशील होती है उनको कम क्रियाशील धातु के लवण यौगिक के विलयन में मिला दिया जाता है, तो वे अपने से अधिक सक्रिय धातु को हटा देती है और स्वयं यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। 10वीं में पढ़ा आपने, जैसे आपको ध्यान जैसे ना कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में जिंक को मिला दिया जाए तो जिंक क्या करता है, कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से विस्थापित। ऐसे ही कुछ धातुओं के जो ऐसे से समकुल यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड, इनके जो ऐसक होते हैं उनसे धातु का जो निष्कर्षण है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। सिल्वर का क्या करते हैं, सिल्वर ग्लांस से सबसे पहले सिल्वर ग्लांस का सांद्रण कर लेते हैं झाग पलवन विधि के द्वारा। अब इसमें सोडियम सल्फाइड मिलाकर गर्म करते हैं तो इसमें सिल्वर आर्जेंटोसाइनाइड एक संकुल यौगिक बनता है जो जल में घुल जाता है और जो अशुद्धि है वो एविलेय होती है। इस प्रकार जो सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड प्राप्त होता है उसको अलग लेकर उसमें जिंक धातु के साथ गर्म करेंगे, जिंक है वो घुल जाती है और चांदी क्या हो जाती है, अवक्षेपित। तो धातु विस्थापन विधि में आपकी एक क्रिया दी हुई
दी हुई है चांदी का निष्कर्षण। तो इसमें हम समीकरण आ जाती है कैसे, Ag2S प्लस सोडियम साइनाइड, इससे NaAgCN, यानी ये सिल्वर सोडियम आर्जेंटो साइनाइड संकुल यौगिक बन जाता है प्लस Na2S। अब सोडियम आर्जेंटो साइनाइड इसमें जिंक धातु डालकर गर्म करेंगे तो ये जिंक है वो चांदी को विस्थापित कर देगा, प्लस चांदी क्या हो जाएगी, अक्षेपित हो जाएगी। तो ये दो समीकरण एक नंबर की आ जाती है कि सिल्वर गलान से सिल्वर किस प्रकार प्राप्त करते हैं, प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो पहले सिल्वर गलान की सोडियम साइनाइड से संकुल यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, अशुद्धियाँ पीछे शेष रह जाती है। अब इस को छानकर अलग करके जिंक धातु साथ गर्म करते हैं, जिंक चांदी का विस्थापन कर देती है और सिल्वर वो पृथक हो जाती है। तो ये थी इसकी चारों पांचों विधियाँ। उसके बाद है, अब आपको देना कि धातुकर्म में हमने 4 चरण बताए थे, अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, धातु निष्कर्षण, चौथा था धातु शोधन। अपने उपयुक्त तीनों चरणों को जब किया, अंत में क्या प्राप्त होती है, धातु किसके द्वारा, कार्बन अपचन के द्वारा, स्वम अपचन के द्वारा, एल्यूमिना तापी विधि के द्वारा, धातु विस्थापन विधि के द्वारा। और इसमें एक स्वम अपचन हो रह गया था, उसमें आ जाता है 1 नंबर का कि CuHgPb जो कम क्रियाशील धातु है वो स्वतः ही अपचन के द्वारा धातु में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ नोट कर लीजिए, ये स्वम अपचन, ये 5 विधियां, स्वम अपचन। तो इसमें बोर्ड में किस धातु का स्वम अपचन द्वारा धातु प्राप्त होती है, तो यहाँ आ जाएगा कॉपर, मरकरी और पीबी। ये धातु ऐसी है, इनके ऑक्साइड स्वम अपचन के द्वारा धातु में परिवर्तित हो जाती है। अभी हम कॉपर का करेंगे, उसमें आएगा बेसिमिल, कॉपर के शोधन में बेसिमिलीकरण क्रिया है, वो स्वम अपचन का उदाहरण है। कैसे, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ग्लास, यानी इसको कहते हैं मेले के, जब कॉपर का वर्धन करते हैं तो उस वात्या भट्टी में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का मिश्रण, इसे क्या कहते हैं, कॉपरमेट। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का स्वम कॉपर सल्फाइड के द्वारा अपचन होता है। इसमें क्या हो जाएगी, हो जाएगी इसकी 6Cu प्लस SO। तो यहाँ आ जाता है 1 नंबर का बोर्ड, नोट कर लीजिए, 2020 लगा दीजिए कि स्वम अपचन के द्वारा अपचित होने वाली धातु का समीकरण दीजिए। तो यहाँ उदाहरण क्या आ जाएगा, कॉपर। तो ये थी 5 विधियां। इसके बाद आता है धातु शोधन। तो उपरोक्त 5 विधियों से प्राप्त जो धातु में हैं उनमें कुछ अशुद्धियां फिर भी अवशेष या अशुद्धि के रूप में रह जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है, धातु शोधन। फिर सुन लीजिए, धातु निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियां शेष रह जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया विधि को क्या कहते हैं, धातु शोधन। धातु शोधन की निम्न विधियां हैं, कौन कौन सी, पहली है आसवन एंड धातु शोधन। नंबर 1 आसवन।
नंबर 2 गलन या दर्वण। नंबर 3 दंड विलोडन, दंड विलोडन। नंबर 4 विद्युत अपघटन, विद्युत शोधन बोलते थे, अपघटन। नंबर 5 यौन परिष्करण, यौन परिष्करण। नंबर 6 वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था। और नंबर 7 वर्णलेखिकी। तो ये 7 विधियां हैं जो धातु शोधन में प्रयुक्त होती है। इनको पढ़ना बहुत आसान विधियां हैं। ये कल आपको आगे से कराई जाएगी। थैंक यू।